नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, गत 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 9 जून को नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण भी कर ली और अब जाहिर है लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसकी तारीख भी तय हो चुकी है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। वहीं सरकार को बहुमत भी साबित करना है। लेकिन बात यह है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर भाजपा और भाजपा की अगुवाई में बने एनडीए गठबंधन में ही काफ़ी खींचतान चल रही है। बीजेपी जहां अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है, वहीं अन्य घटक दल अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर कहें तो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी सबसे मुखर होकर सामने आई है। वहीं नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने स्पीकर बीजेपी का ही होने की बात कही है। इन सब के बीच यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नित गठबंधन में जो सांसद शामिल हैं या जिन पार्टियों के सांसद शामिल हैं, उनको निकट भविष्य में बीजेपी में शामिल करके मोदी अपनी संख्या 272 पार ले जा सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चलती बयानबाजी के बीच आशीष चित्रांशी ने इसका किस तरह सटीक विश्लेषण किया है, वो काबिले तारीफ है। तो चलिए देखते हैं आशीष चित्रांशी का वह विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी। क्या भाजपा और उसके दोस्तों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग ही अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यह सवाल 26 तारीख की वजह से पैदा हुआ है। अब ये 26 तारीख इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पहले ये समझते हैं, और फिर पार्टी वाइज कौन कौन खतरे में है, बिल्कुल कितनी संख्या है सांसदों की जो खतरे में है। और ये सवाल एनडीए के भीतर से भी उठ रहा है, बाहर से भी आशंका जताई जा रही है। कौन लोग आशंका जता रहे हैं, उन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है, ये सब इस वीडियो में चर्चा में आएगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहले 24 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है, उसके बाद ही ये खतरा क्यों है? दरअसल 24 से सत्र शुरू होगा, 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। महत्वपूर्ण यह देखना है कि यह चुनाव निर्विरोध होगा, यानी निर्विरोध स्पीकर चुना जाएगा, या चुनाव की नौबत आएगी, मतदान की नौबत आएगी। मतदान की नौबत आएगी तो आमने सामने कौन होगा? एनडीए का प्रत्याशी और इंडिया का प्रत्याशी होगा, या बीजेपी का प्रत्याशी और एनडीए के किसी घटक दल का प्रत्याशी होगा, यानी भाजपा का कोई दोस्त ही भाजपा के सामने खड़ा होगा। अब दो परिस्थितियां हैं। अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट इंडिया अलायंस के तरफ बीजेपी दे देती है, जो पिछले 5 साल से खाली पड़ा था, और सामान्य तौर पर परंपरा चली आई है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को ही दिया जाता है, ये पोस्ट अगर डिप्टी स्पीकर की इंडिया अलायंस के खाते में आ गई तो फिर सारी निगाहें एनडीए की तरफ होंगी कि एनडीए का स्पीकर होगा या भाजपा का होगा। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर एनडीए को, इंडिया अलायंस को नहीं देती है भाजपा, तो फिर इंडिया ने ऐलान कर दिया है आमने सामने की लड़ाई, इंडिया वर्सेज एनडीए या इंडिया वर्सेज बीजेपी। इंडिया अलायंस स्पीकर का चुनाव लड़ेगी। लेकिन इंडिया की इच्छा क्या है और क्यों है, अब समझते हैं। वो इंडिया चाहती है, इंडिया अलायंस के घटक चाहते हैं कि स्पीकर पद पर इंडिया वर्सेज एनडीए ना हो। वो चाहते हैं एनडीए का स्पीकर। इस एनडीए के स्पीकर में ही सारा खेल है। एनडीए का स्पीकर यानी गैर भाजपा दलों का, यानी मोदी के दोस्त दलों के किसी सांसद को स्पीकर बनाया जाए। अब कौन है दावेदार? जेडीयू ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इच्छा जताई थी, लेकिन सबसे
बड़ा दावा जिसने ठोक रखा है वो है तेलुगु देशम पार्टी, यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। चंद्रबाबू नायडू, आपने पिछले 10 साल में डबल इंजन खूब सुना होगा। डबल इंजन यानी मोदी की सरकार और प्रदेश में भाजपा की कोई भाजपा का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में हो, यानी केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भी भाजपा, इसी को कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार कहा गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक नया डबल इंजन बना दिए हैं। इस समय अगर देश में 2024 के चुनाव के बाद डबल इंजन की सरकार खत्म हो चुकी है, अब भाजपा डबल इंजन की सरकार अगर कहती है तो सिर्फ वो नारा है, सिर्फ जुमला है। अगर असली डबल इंजन देखना है तो इस समय डबल इंजन की सरकार चंद्रबाबू नायडू की है। केंद्र की भी सरकार उनके भरोसे, और राज्य में अकेले दम पर मुख्यमंत्री, किसी की जरूरत नहीं है, जिसे साथ रख लिया उस पर एहसान कर दिया, चाहे वो पवन कल्याण ही क्यों ना हो। तो ये डबल इंजन वाले चंद्रबाबू अब डबल इंजन की पावर के साथ क्या स्पीकर पद पर जो दावा ठोक रहे हैं उस पर अड़ जाएंगे, और अगर अड़ जाएंगे तो फिर खतरा कितना बड़ा होगा। अब इस अड़ने में और भिड़ने में भाजपा तमाशबीन बनी हुई है। दोस्त आपस में लड़ रहे हैं इस काम में, और इस कला में, काम न कला इसको कहिए आप, इस कला में भाजपा पहले से माहिर रही। जब तेलुगु देशम पार्टी ने दावा अपना और मजबूत किया तो बीजेपी के तरफ से जवाब देने वाला नहीं आया। जवाब देने कौन आया? जदयू के महासचिव नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले केसी त्यागी, और उन्होंने कहा सत्तारूढ़ दल का ही स्पीकर होगा और भाजपा पायलट है, अगुवाई कर रही है, वो तय करेगी। यानी तेलुगु देशम पार्टी के दावे को कमजोर करने के लिए मोदी का ही एक साथी सामने आता है, यानी साथियों में भिड़ंत की आहट, आशंका नजर आती है। अब आगे बढ़े ये खेल, मैंने अब यहां बता दूं 37 सांसद करीब करीब हैं जो खतरे में हैं। ये कैसे खतरे में हैं आगे बताएंगे, लेकिन जरा केसी त्यागी पर नजर डाल लेते हैं। केसी त्यागी कहे तो जाते हैं नीतीश कुमार के बहुत खास, लेकिन केसी त्यागी के राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो किसके खास हैं, किसके लिए काम करते हैं और कहां पर टाका फिट करते हैं, ये उनके सिवाय बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग जब भी नीतीश कुमार की बात करते हैं तो उनके भूजा पार्टी के 3 नेताओं की बात करते हैं, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी। कहते हैं कि ये भाजपा के करीब, और खासकर संजय झा, वो ये भाजपा के करीब ले जाने वाले लाइजनर की भूमिका में रहे। नीतीश कुमार शायद उतने सेहतमंद हैं नहीं, शायद इसलिए क्योंकि ये चर्चाएं पटना से दिल्ली तक है, और इसका फायदा उठा करके ये लोग भाजपा के करीब अपने फायदे के लिए नीतीश को ला करके खड़ा कर रखे या बैठा रखे। लेकिन एक नाम की चर्चा हम नहीं करते, केसी त्यागी। ये वही केसी त्यागी हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण से पहले एक सिगूफा छोड़ा था कि इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया है, लेकिन हम रहेंगे एनडीए के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया या प्रधानमंत्री बनने का नीतीश कुमार का सपना है, ये तो नीतीश कुमार ही बिल्कुल सच बता पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के सपनों को तोड़ने में इस देश में अगर किसी को महारत हासिल है तो केसी त्यागी है। केसी त्यागी का जिक्र किए बिना 37 सांसदों पर जो खतरा है उसको समझना आसान नहीं है। वो केसी त्यागी हैं, 1977 चलते हैं थोड़ा पीछे। इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल गया होता अगर केसी त्यागी जैसा युवा नेता, उस समय युवा नेता थे, जनता दल के युवा नेता, उभरते हुए नेता ने खेल न किया होता। केसी त्यागी ने मर्सिडीज का पीछा लगातार कई दिनों तक न किया होता, तो इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री 1977 में ही मिल गया होता। उस दौर में जब मोरारजी देसाई को भी आशंका होने लगी थी कि बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा भी थी, और उनके पीछे लामबंद था एक बड़ा राजनीतिक समूह भी। यह आशंका भी थी मोरारजी को कि बाबू जगजीवन राम कभी भी खेल पलट सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उस समय यही केसी त्यागी थे
जिन्होंने फोटोग्राफ्स सुरेश राम, बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का स्कैंडल जो सूर्या मैगजीन में छपा था, वो फोटोग्राफ्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ तमाम आपत्तिजनक अवस्था में जो तस्वीरें उस मर्सिडीज में ली गई थी जो गाजियाबाद के मोहन नगर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, मोहन मेकिन्स के कैंपस में, और उस कार का पीछा करते हुए एक्सीडेंट के बाद जब एक शख्स की मौत हो गई उस हादसे में और सुरेश राम कार छोड़कर भाग निकले, तो पीछे से केसी त्यागी ने उस कार की तलाशी ली और वहां पर फोटोग्राफ्स का, अश्लील फोटोग्राफ्स का, जो सुरेश राम की थी एक छात्रा के साथ, वो जखीरा मिला। केसी त्यागी ने उसे खुशवंत सिंह को दिया, केसी त्यागी ने उसे और जगहों तक पहुंचाया। वो संजय गांधी के जरिए मेनका गांधी के मैगजीन सूर्या में छपी तस्वीरें, और सियासी करियर इस देश के सबसे बड़े दलित नेता का पूरा सियासी करियर खत्म हो गया। प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। ये कहानी, पूरी कहानी आधे घंटे का अलग एपिसोड है। अगर इस पूरी कहानी को बयां किया जाए तो वो केसी त्यागी थे जिन्होंने इस देश में एक पहला दलित प्रधानमंत्री बनने का अगर किसी ने सपना देखा, महत्वाकांक्षा थी, उसको तोड़ करके रख दिया था। फिर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है या नहीं है? फ्रंट पर बयान केसी त्यागी दे रहे हैं। नीतीश कुमार आजकल उनके बयानों में खुद ही विरोधाभास रहता है, कम बोलते हैं। फ्रंट पर केसी त्यागी कभी आते हैं, कभी संजय झा आते हैं, कभी अशोक चौधरी आते हैं, कभी विजय चौधरी आते हैं। तो आखिर केसी त्यागी जिन्होंने टीडीपी के स्पीकर पद के दावे के खिलाफ एनडीए में एक नया मार्ग अपना लिया, नया रास्ता है, कहें कि टीडीपी को ही दबाने की कोशिश की, टीडीपी के दावे को हल्का करने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की। आखिर केसी त्यागी के इस कोशिश के पीछे की मंशा क्या है, यह समझना जरूरी है। अब केसी त्यागी की इस कोशिश के पीछे की मंशा समझने के लिए संजय राउत को फिर इस कहानी में लाना जरूरी है। जो संजय राउत बोलते हैं तो आग तो पैदा ही करते हैं, और सामान्य तौर पर उनके पत्रकार हैं संजय राउत, मूलतः पत्रकार, तो कुछ न कुछ तथ्य और जानकारियां होती हैं, देर सवेर कुछ चीजें सच भी होती हैं। तो संजय राउत ने भी बोल दिया कि ये अगर टीडीपी का स्पीकर नहीं होता है तो कई दल खतरे में है। स्पीकर भाजपा का होते ही फिर मोदी और शाह का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और इस ऑपरेशन के मैं अभी उदाहरण आपको दूंगा, ये संजय राउत ने भले नहीं दिया लेकिन उदाहरण आपको दूंगा मैं। संजय राउत ने कुछ पार्टियों के नाम अलबत्ता ले लिए। उन्होंने कहा टीडीपी निशाने पर आएगी, जेडीयू निशाने पर आएगी, निशाने पर चिराग की पार्टी, खुद को भले हनुमान बोलते हैं। देखिए राजनीति में रामविलास पासवान के पुत्र हैं, सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, लालू यादव उनको मौसम वैज्ञानिक ही कहा करते थे। अब उनके पुत्र हैं, कितना उनसे राजनीति सीखे हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चिराग के पास अनुभव पूरा है अपने हिल्लों से जलने का। तो चिराग का भी नाम लिया, इसमें कुछ नाम और मैं जोड़ता हूं, उन्होंने जयंत का भी नाम लिया। अब आप जोड़िए, सांसदों की संख्या जोड़िए, फिर उदाहरण पर आएंगे। सांसद तेलुगु देशम पार्टी 16 सांसद, जेडीयू 12 सांसद, 16 और 12 28, जयंत चौधरी 2 सांसद 30, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 सांसद 32 और 5 सांसद चिराग पासवान की एलजेपी 32 और 5 37। ये 37 सांसद खतरे में। और खतरे में कैसे? स्पीकर का चयन जैसे ही भाजपा से हुआ, यानी भाजपा का स्पीकर बैठा, उसके बाद मोदी और शाह के ऑपरेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। ये संजय राउत ने कहा, इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। याद कीजिए पिछला कार्यकाल, पिछला यही 2019-24 का कार्यकाल, चिराग पासवान की पार्टी 6 सांसद जीत करके आई थी, 6 सांसद। चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते घूम रहे थे, सीना फाड़ करके मोदी की फोटो दिखाते हुए घूम रहे थे। हुआ क्या था? ये तो मोदी और शाह किस रास्ते कैसे लेकर के आए हैं चिराग बताएंगे। उसमें हम और भीतर नहीं जाना चाहते कि हम वो भी बेपर्दा कर दें कि चिराग किस मजबूरी में क्यों मोदी और शाह के साथ।
इस मजबूरी को बेपर्दा करना उचित नहीं है वीडियो में। लेकिन फिर भी जो चिराग के साथ हुआ था यह समझना जरूरी है। 6 सांसद थे, स्प्लिट किसने करवाया? उस स्प्लिट को करवाने वाला कौन था? भाजपा के भीतर ही बैठे लोग थे। ये बात चिराग ही नहीं जानते हैं, इस देश की सियासत जानने वाला जो भी सियासत 10% जानता है वो उसे पता है। चिराग अकेले सांसद बचे पार्टी में, पार्टी स्प्लिट हो गई और अलग धड़े को जो पशुपति पारस, जो इस चुनाव में जो अक्सर ये बात मैं कहता हूं, यूज एंड थ्रो, अगर कभी भी इस मुहावरे पर आपको नाम फिट करना हो तो तत्काल वहां पर मोदी जी और अमित शाह का फोटो तुरंत लगा दीजिए, तुरंत चस्पा करिए बिना सोचे समझे। इसको अगर चरितार्थ कोई करता है हिंदुस्तान में सबसे बेहतर ढंग से 100% एक्यूरेसी से, तो मोदी और शाह हैं। यूज एंड थ्रो, जिसका इस्तेमाल हो गया डस्टबिन में, अगर वो आगे इस्तेमाल लायक नहीं है तो। पशुपति पारस के साथ 5 सांसद खड़े हुए। वो सांसद इसी लोकसभा चुनाव में चिराग के पास जाकर के खड़े हो गए और हर तरीके से खड़े होने को तैयार थे। लेकिन उस वक्त कौन इशारा कर रहा था? 5 सांसद पशुपति पारस के साथ, अकेले बचे चिराग, अकेले कर दिया चिराग पासवान को और उन 5 सांसदों के साथ अलग गुट को मान्यता दे दी गई। पार्टी ऐसे खत्म होती है। आज फिर चिराग के पास 5 हैं। चिराग अकेले रह जाएं, 4 अलग हो जाएं, कोई आश्चर्य नहीं। चंद्रबाबू नायडू खुद मुख्यमंत्री हैं। सांसदों का क्या होगा? उनसे डील कैसे होगी? पार्टी टूटती कैसे है? चंद्रबाबू को देखना है। चंद्रबाबू बहुत मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन चंद्रबाबू को देखना और समझना हो तो शिवसेना एनसीपी दोनों को देख सकते हैं। एनसीपी में वर्तमान राजनीति के सबसे वयोवृद्ध और सबसे मजे हुए नेता माने जाने वाले चाणक्य शरद पवार से भी एक बार बातचीत करके देख सकते हैं कि कैसे पार्टियां टूटती हैं, परिवार कैसे टूट जाता है। पार्टी तो बहुत दूर की बात है, परिवार अपना खून कैसे अलग हो जाता है, उस कला में भी माहिर हैं मोदी और शाह। चंद्रबाबू की पार्टी जेडीयू, जिस जेडीयू में स्लीपर सेल्स की गिनती नहीं है। चुनाव के दरमियान हम लोग अक्सर कहते थे कि विपक्ष की हर पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेल मौजूद है। लेकिन चुनाव के बाद आपको यह बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा के जितने दोस्त हैं, सहयोगी दल हैं, भाजपा उनमें भी स्लीपर सेल्स बिठा रखी है और जहां नहीं है वहां पर स्लीपर सेल्स के प्लांटेशन का दौर चल रहा है। पहले स्लीपर सेल प्लांट किए जाएंगे, फिर स्पीकर बिठाया जाएगा और फिर स्लीपर सेल एक्टिव होकर के अपना काम करते हैं। तो जदयू में स्लीपर सेल्स की एक लंबी संख्या है। अभी एक के बारे में तो बताया, प्रधानमंत्री बनने के तमाम सपनों को, सबसे बड़े एक बड़े सियासतदान के सबसे बड़े सपने को तोड़ने वाला शख्स। तो स्लीपर सेल्स की मौजूदगी जदयू में कितनी भारी संख्या में, इसकी गिनती नहीं है। भूजा पार्टी से लेकर चटनी पार्टी तक सब स्लीपर सेल ही सेल है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, पवन कल्याण ने चंद्रबाबू के साथ शपथ ले ली है। अब वो 2 सांसद पवन कल्याण के कब तक रह पाएंगे, ये सब रहमो करम मोदी और शाह पर है। उनका रहम कब तक बना रहता है, उनका करम कब तक बना रहता है जनसेना पार्टी पे, पवन कल्याण पर। जयंत चौधरी चुनाव मैदान में नहीं आए थे। दोनों जो सांसद बने हैं बागपत से और बिजनौर से, इन दोनों पर मोदी और शाह कब कुदृष्टि कर देंगे कि वक्र दृष्टि कि ये टूट फूट जाए, कोई पता नहीं है। और इसको समझने के लिए आप न्यूज लॉन्चर पर मेरे पुराने वीडियो, जब जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने की आशंकाएं जताई जा रही थी, तब मैंने उस वक्त ही बताया था, जयंत के करीबी टीम के करीबी लोगों से जो बातचीत मेरी हुई थी, उस वक्त भी उन लोगों ने कहा था कि जयंत चौधरी के इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं, करीब करीब आधा दर्जन ऐसे लोग हैं। कार्यकर्ता नहीं चाहते भाजपा के साथ जाएं, कार्यकर्ता नहीं चाहते एनडीए के साथ जाएं, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि भाजपा के खिलाफ खड़े रहें, क्योंकि उसी से जयंत चौधरी की राजनीति को पुनर्जीवन मिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन बहुत करीबियों का कहना था कि करीब आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जयंत चौधरी के इर्द गिर्द
जो लगातार उनको सलाह देते हैं, कन्विंस करते हैं, वो मोदी के साथ जाने के फायदे बता रहे हैं, सत्ता में रहने के फायदे बता रहे हैं, सत्ता का मलाई चाटने के तरीके समझा रहे हैं। तो जब जयंत आ गए हैं और वो स्लीपर सेल्स जो जयंत को लाए हैं वो जयंत के आसपास मौजूद हैं, और जब आसपास मौजूद हैं तो टिकट बंटवारे में उनकी क्या भूमिका रही होगी, वो बागपत के सांसद या बिजनौर के सांसद के कितने टच में होंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो खतरे में जयंत चौधरी की भी पार्टी है, यानी ये 37 सांसद सिर्फ इस पर निर्भर है, इनका भविष्य इस पर निर्भर है, ये किधर रहेंगे, भाजपा के करीब आएंगे, ज्यादा मलाई पाएंगे, या अपनी अपनी पार्टियों या अपने अपने नेताओं के प्रति इनकी निष्ठा वफादारी बनी रहेगी। सब कुछ निर्भर है 26 तारीख को स्पीकर कौन चुना जाएगा। ये स्पीकर का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, जो भाजपा की सरकार यानी नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों तक जैसे शासन किए हैं वैसे ही आगे शासन करेंगे, या चंद्रबाबू की नीतीश की नकेल रहेगी, ये सब कुछ निर्भर है स्पीकर पर। स्पीकर कहां से आएगा। अब देखना है चंद्रबाबू जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को भी चक्कर घिन्नी जैसे नचा दिया था, मोदी और शाह के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और खुद नाचेंगे, या मोदी और शाह को भी नचाने का हुनर चंद्रबाबू में है। केसी त्यागी जैसे जो स्लीपर सेल कह लीजिए, या बीजेपी के इशारे पर दोस्तों के बीच युद्ध छेड़ने वाला कह लीजिए, इनको दरकिनार करके नीतीश के साथ समन्वय तालमेल बनाएंगे, नीतीश को भी अपने साथ लेकर के एनडीए के भीतर भाजपा के साथ संतुलन साध पाएंगे। इस सब पर निगाह रखने के लिए 26 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।